नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। संविधान के पहले अनुच्छेद में ही लिखा है इंडिया यानी भारत। आज दस्तक उस सवाल पर जो एक याचिका के रूप में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और जिस पर कल सुनवाई होगी। सवाल यह कि जब देश हमारा एक है तो नाम एक क्यों नहीं, तो हमारे देश को इंडिया क्यों कहा गया और क्यों भारत या हिंदुस्तान इसका नाम नहीं होना चाहिए। कौन है ये भारत जिसके लिए 130 करोड़ लोग अपनी जान हथेली पर लेकर चलते हैं? और कौन है ये भारत जिसको जानने के लिए हमारे संविधान में लिखा गया इंडिया दैट इज भारत, इंडिया अर्थात भारत। आज यही सवाल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, जहां मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े सुनवाई करेंगे। या हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और तीनों जजों की बेंच जो भी उचित समझे वो निर्णय ले और वो सभी को मान्य होगा और हमको भी मान्य होगा। देखते हैं 2 जून को क्या रहेगा। जब अमेरिका का नाम हर भाषा में अमेरिका है, जापान का जापान और पाकिस्तान का पाकिस्तान, तो फिर भारत का नाम इंडिया क्यों? इस क्यों को लेकर एक शख्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। याचिकाकर्ता नमह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है कि इंडिया शब्द गुलामी की निशानी है और इसीलिए उसकी जगह भारत या हिंदुस्तान का इस्तेमाल होना चाहिए। याचिकाकर्ता चाहता है कि इसके लिए संविधान के अनुच्छेद को बदला जाए, जिसमें लिखा है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। 14-15 अगस्त 1947 की आधी रात को जब भारत अपने भाग्य से मुलाकात कर रहा था, तो वो घड़ी हिंदुस्तान के लिए सदियों के संघर्ष और तपस्या का पुण्य फल भी थी। तब तक भारत अपने लिए एक संविधान भी बनाने लगा था, जिसकी संविधान सभा में देश के नाम पर सवाल उठा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र बनने की दिशा में बढ़ा ये देश अपना नाम क्या रखेगा। भारत, हिंदुस्तान, हिंद और इंडिया जैसे नामों पर खूब माथापच्ची हुई। 17 सितंबर 1949 को संघ के नाम और राज्यों पर चर्चा शुरू हुई। संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि इसको आधे घंटे में स्वीकार कर लिया जाए, लेकिन तमाम सदस्यों में नाम को लेकर बेहद असहमति थी, जो चाहते थे कि इंडिया और भारत जैसे शब्दों के रिश्तों को समझ लिया जाए। इस बहस में सेठ गोविंद दास, कमलापति त्रिपाठी, श्री राम सहाय, हरगोविंद पंत और हरि विष्णु कामथ जैसे नेताओं ने हिस्सा लिया। कामथ ने पहला संशोधन पेश करते हुए सुझाव दिया कि इंडिया अर्थात भारत को भारत या फिर इंडिया में बदल दिया जाए, लेकिन उनके बाद सेठ गोविंद दास ने भारत के ऐतिहासिक नाम का हवाला देकर सिर्फ भारत नाम पर बल दिया। इस पर बीच का रास्ता कमलापति त्रिपाठी ने निकाला कि इसका नाम इंडिया अर्थात भारत की जगह भारत अर्थात इंडिया रख दिया जाए। हरगोविंद पंत ने अपनी 2 टूक सुना दी कि इसका नाम भारतवर्ष होना चाहिए, कुछ और नहीं। लेकिन भारत या भारतवर्ष नाम का समर्थन करने वाले ये सारे नेता उत्तर भारत या कहें कि हिंदी पट्टी के थे, जबकि भारत का विस्तार कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। उस संविधान सभा में हर क्षेत्र, हर भाषा के लोग बैठे थे। राजभाषा हिंदी को मनाने पर पहले ही बहुत घमासान हो चुका था। ऐसे में विदेशों से संबंधों का हवाला और देश में सबको एक सूत्र में जोड़ने की कोशिशों से संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। अब सवाल उठ रहा है कि सिर्फ भारत क्यों नहीं? अब ये नाम मात्र की बात नहीं रही साहब, क्योंकि अब तो ये कहा जा रहा है कि भारत को 2 नामों से क्यों बुलाया जाता है, एक ही नाम तय हो, इंडिया या भारत। इसके साथ ही भारत में तो वैसे भी सदियों से
1000 नामों से स्तुति करने की परंपरा रही है। एक तीसरा पक्ष है, वो कहता है जी नाम में क्या रखा है। लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर है। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि क्या दलील को, अपील को माना जाए, इसमें कोई दम है, या फिर बेदम मानकर खारिज किया जाए। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। देश का नाम बाद में तय हुआ। संविधान में राष्ट्रगान और तिरंगा पहले ही तय हो गया था और तय हो गया था कि अब इस देश में भारत माता की जय बोला जाएगा। 14-15 अगस्त की आधी रात को संविधान सभा में वंदे मातरम गाया गया था और उसके बाद अल्लामा इकबाल का लिखा सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, और फिर गाया गया हिंदुस्तान का राष्ट्रगान, जिसमें भारत भाग्य विधाता की बात है। आजादी के आंदोलन में देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी की अगुवाई में देश भारत माता की जय बोलता था। उस भारत माता की तस्वीर नेहरू ने देश के सामने पेश की थी। भारत माता तो ये सब है ही, नदियां, पहाड़, खेत, पेड़, घने जंगल, समंदर, आसमान, पर मेरे या तुम्हारे बिना ये सब बेमतलब है। सबसे अहम है भारत की सरजमीन पर फैली आवाम। इस पर बीजेपी नेता उमा भारती ने 2 दिन पहले एक के बाद एक 7 ट्वीट किए। उमा भारती ने कहा, एक देश या एक व्यक्ति के 2 नाम नहीं होते, जैसे कि सूर्य प्रकाश, दैट इज सनलाइट, ऐसा किसी का नाम नहीं होगा। इसी तरह से इंडिया, दैट इज भारत, किसी का नाम होना हास्यास्पद है। शायद भारत माता नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री होने की प्रतीक्षा में थी कि उसके माथे पर जो इंडिया शब्द का दाग लगा है उसको अब हम पोंछ दें। वैसे आजादी के दिनों से लेकर आज तक विचारधारा में जो भी भेद हो, भारत को माता के रूप में हिंदुस्तान को याद रखने की परंपरा है। भारत माता की, भारत माता की वंदे। और जब कोई इस विचार पर सवाल उठाता है तो दूसरा उठकर जवाब देता है, मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? मेरे गले पे छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोलना। भारत माता की जय कहना मेरा कर्तव्य है कि नहीं, ये मैं जानना भी नहीं चाहता, इसलिए कि ये मेरा कर्तव्य नहीं, मेरा अधिकार। इस देश के बदलते नाम का भी एक इतिहास है। कहते हैं कि महाराजा भरत ने भारत का संपूर्ण विस्तार किया था और उनके नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा। मध्य युग में जब तुर्क और ईरानी यहाँ आए तो उन्होंने सिंधु घाटी से प्रवेश किया। वो स का उच्चारण ह करते थे और इस सिंधु का अपभ्रंश हिंदू हो गया। हिंदुओं के देश को हिंदुस्तान का नाम मिला। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इंडस वैली यानी सिंधु घाटी के आधार पर इस देश का नाम इंडिया कर दिया, क्योंकि भारत या हिंदुस्तान कहना उनके लिए असुविधाजनक था। अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर है कि मंगलवार को इसमें होता क्या है। अशोक सिंघल के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। अब नाम के बाद आइए उस धाम पर आपको लिए चलते हैं जो चीन को भारत से आर्थिक रिश्तों के कारण मिलता है। धीरे धीरे हमारे देश में यह माहौल बन रहा है कि चीनी माल और सामान का बहिष्कार हमें करना है। इस दिशा में खुलकर तो नहीं, लेकिन इशारों इशारों में सरकार के मंत्री भी अब बोलने लगे हैं। मतलब चीन को अब बुलेट से नहीं, नए दौर में वॉलेट से मार्च देने की तैयारी चल रही है। लद्दाख में हमारी सरहद का अतिक्रमण करता है वो है चीन। नेपाल जैसे भारत के दोस्त को भड़काता है वो है चीन। भारत में आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान को शह देता है वो है चीन। तो इस चीन से कौन रखे दोस्ती, क्यों रखे दोस्ती? जिस चीन के डीएनए में धोखा भरा है, जिसकी रगों में खून की जगह विश्वासघात बहता है। लेकिन अब भारत चीन को जवाब देना जान गया है। आपने चाइना के भी प्रेसिडेंट का भी स्टेटमेंट देखा होगा, पढ़ा होगा समाचार पत्रों में, और
चैनल्स पर भी आपने देखा होगा उसे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम डिप्लोमेटिक डायलॉग के द्वारा हम इस मामले को रिजॉल्व करना चाहते हैं। भारत की भी यही कोशिश है कि तनाव किसी भी सूरत में न बढ़े, बल्कि मिलिट्री लेवल पर यदि बातचीत करनी है तो मिलिट्री लेवल पर बातचीत करके, डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत करनी है तो डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत करके उस मामले को सुलझाया जाना चाहिए। और इस समय मैं जानकारी देना चाहता हूं कि मिलिट्री लेवल पर और डिप्लोमेटिक लेवल पर इस समय चाइना के साथ बातचीत चल रही है। एक तरफ हिंदुस्तान सीमा पर चीन को जवाब देने का दमखम रखता है, तो दूसरी तरफ उसकी आर्थिक कमर तोड़ने की भी बात चल रही है। इसके लिए चीनी माल के बहिष्कार की आवाज उठने लगी है, जिसे सरकार भी सुन रही है। चीन का खिलौना, चीन के इलेक्ट्रॉनिक सामान और अब तो चीन से आ रहे हैं पूजा पाठ के सामान। धीरे धीरे ऐसी सोच बनती जा रही है कि हिंदुस्तान चीन का माल खरीदता है और हिंदुस्तान से मिले पैसे को चीन हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल करता है। इसलिए इसके सामान के बहिष्कार की मांग उठने लगी है। भारत की बुलेट पावर से भी ज्यादा वॉलेट पावर काम आएगी। हम आप भारतीय उद्योग को मारकर हर साल 5 लाख करोड़ के सामान खरीदते हैं। दूसरी तरफ हमारी युवा चीनी सॉफ्टवेयर, एप्स, गेम्स जैसे टिकटॉक, चेरिट, इन सब में मस्त उन्हें करोड़ों करोड़ों का पैसा भेज रहे होंगे। बहुत जरूरी है कि हम एक नागरिक जवाब जरूर दें और इसे एक अभियान बनाएं। 1962 के युद्ध के बाद भारत और चीन के रिश्तों में बेहद खटास आ गई, जिसकी अपमानित यादों के साए में हिंदुस्तान सुलगता रहता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अर्थव्यवस्था के जरिए दोनों देश काफी करीब आए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को जितनी तरजीह दी, वो दोनों देशों की आर्थिक और कूटनीतिक दोस्ती की तरफ एक बड़ा कदम था। लेकिन चीन ने दोस्ती के मूल्यों को कभी महत्व दिया ही नहीं। चीन ने ऐसी हालत बना दी कि जिस डाली पर बैठा है उसी को काटने लगा। भारत और चीन के आर्थिक रिश्तों को देखें तो पिछले साल भारत ने चीन से 5,62,600 करोड़ रुपए का माल खरीदा, जबकि चीन को बेचा 1,35,200 करोड़ रुपए का। भारत चीन से इलेक्ट्रिक चीजें, साउंड, टेलीविजन और इनसे जुड़ी चीजें खरीदता है। ऑर्गेनिक केमिकल्स और प्लास्टिक की चीजें भी चीन से भारत बहुत आती है। इतना ही नहीं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स और बॉयलर्स जैसी चीजें भी भारत चीन से लेता है। जब से हमें पता चला है कि हमारे कंट्री के लिए एक खतरा बना हुआ है या फिर से हमारे लिए नुकसान हो सकता है, तो मेरे को नहीं लगता कि देश से बढ़ के हम लोग के लिए कोई चीज़ है। क्योंकि टिकटॉक आज है कल नहीं, वो तो विदेश का है, बट आप लोग जो मेरे जितना फॉलोवर है सब इंडिया का है, तो बस आप लोग सपोर्ट कीजिए। बिल्कुल मैं करूँगी, जो गवर्नमेंट जो बोलेंगे हम लोग उसका समर्थन में आगे रहेंगे। चीन ने अपनी शामत बुला ली है। अगर भारत ने उसके प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट कर दिया तो उसकी अर्थव्यवस्था को संभालने वाला कोई नहीं मिलेगा। आज तक ब्यूरो। चीन को सबसे ज्यादा आर्थिक फायदा जिन देशों से होता है उनमें भारत सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन चीन ने पहले कोरोना फैलाया और अब बॉर्डर पर भारत को ही धोखा दे रहा है। इस सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 दिन पहले ही आत्मनिर्भर भारत का ऐलान कर चुके हैं। उस कड़ी में विदेशी कंपनियों को बुलाने की अब तैयारी चल रही है। ये तस्वीरें कोरोना से लड़ते हिंदुस्तान की है। एक ऐसी वैश्विक महामारी से जिसका कोई इलाज दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है। ऐसे में सारे देश जहां बचाव की मगजमारी में लगे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी बीच 4 कदम आगे की सोच लिया। विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। कोरोना के इस दौर में देश का कामकाज करीब 55 दिनों तक ठप रहा। इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। कोरोना के कारण अप्रैल में ही 91% से ज्यादा छोटे कारोबारियों और मजदूरों का
काम धंधा बंद हो गया। 18% से ज्यादा कारोबारियों के कामकाज ठप पड़ गए। कंपनियों में काम करने वाले 17% से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए। पिछले साल मई में बेरोजगारी दर 7.03% थी, जो इस साल मार्च में 8.74% थी, लेकिन अप्रैल बीतने तक ये 23.52% तक पहुंच गई। लेकिन ऐसे हालात में भी विचलित होने की जगह सरकार ने तय किया कि वह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ेगा। ढेर सारी चीजों को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दृष्टि से बदला गया है और एक कोरोना के पीरियड में भी बहुत सारे फैसले हुए हैं, जिसको वित्त मंत्री जी ने अभी सबके सामने रखा था। मैं मानता हूं कि कोरोना के पहले की दुनिया और कोरोना के बाद की दुनिया जो बनने वाली है, इसमें आत्मनिर्भर भारत का नारा और आत्मनिर्भर भारत का अभियान मोदी जी ने जो चलाया है, वो देश को एक नई ऊंचाई देने में सक्षम है और सफल भी है। भारत सरकार ने आत्मनिर्भर बनने का नारा ही दिया कि कई कंपनियां चीन से उठकर भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने लगी। ऐसी खबरें आई कि एप्पल चीन से अपनी 20% उत्पादन क्षमता भारत में लाने की तैयारी कर रहा है। कोरोना का एपिसेंटर वुहान होने के कारण दूसरे कई देश भी चीन से कन्नी काट रहे हैं। जापान ने चीन में बिजनेस को देने वाले 16,600 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद वापस लेने का फैसला किया है। इसी तरह अमेरिका भी चीन से अपना बिजनेस का काम धंधा समेटना चाहता है। भारत की नजर उन कंपनियों पर है। इनमें से लावा इंटरनेशनल नाम की मोबाइल डिवाइस प्लेयर कंपनी 6 महीने के भीतर चीन से अपना कारोबार समेट रही है। केंद्र सरकार ने आज आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत अन्य घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए रोडमैप भी तैयार किया है। ये महत्वपूर्ण है और इसमें शामिल है एमएसएमई की परिभाषा में परिवर्तन है। ये व्यवसाय करने को आसान बनाने की दिशा में एक और कदम है और ये एमएसएमई क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने और अधिक नौकरियां पैदा करने में भारत में मदद करेगा। कोरोना के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया, तो दूसरी तरफ उनके इरादे बता रहे हैं कि स्वदेशी उत्पादन पर सरकार का फोकस बढ़ रहा है। अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। आज तक ब्यूरो। और अब बात दिल्ली की। आज दिल्ली के साथ साथ पूरे देश में भी अनलॉक की घोषणा हुई और देश अनलॉक हो गया। दिल्ली भी खुल गई, लेकिन उसकी सीमाएं सील हैं। एक हफ्ते बाद भी खुलेंगी कि नहीं, इसका फैसला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों के सुझाव पर लेंगे। लेकिन इस सब के बीच उनके इस तर्क पर राजनीति गर्मा गई है कि दिल्ली का अस्पताल दिल्ली के लोगों का उस पर हक है या बाहर वाले नहीं। कोरोना से बचाव के लिए देश पर लगा ताला आज से खुल गया, तो दिल्ली सरकार ने भी अपने ताले खोल दिए, लेकिन सीमाएं सील कर दी। फिलहाल एक हफ्ते के लिए हम के बॉर्डर सील कर रहे हैं। एसेंशियल सर्विसेज जारी रहेंगी। सरकारी ऑफिसर्स जो हैं वो आई कार्ड के बेसिस पे आ जा सकेंगे, पास लेकर आया जाया जा सकेगा। तो फिलहाल एक हफ्ते के लिए हम अपने बॉर्डर सील कर रहे हैं। उसके बाद जो सुझाव आएंगे, जो आप मार्गदर्शन करेंगे, जो आप जैसा कहेंगे, सभी के सुझावों के आधार के ऊपर हम एक्सपर्ट से भी बात करेंगे और भी बहुत सारे लोगों से बात करेंगे। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश और हरियाणा के सभी रास्ते सील हो गए, जिसके चलते फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा और गाजियाबाद से सटी दिल्ली की सीमाओं पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। बड़ी मुश्किल से इजाजत मिल रही है जिनके पास सरकार से जारी पास है। वैसे दिल्ली की सीमाओं पर फैसला अब तक तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकारें करती थी, लेकिन इस बार दिल्ली सरकार ने वहां अपना बैरियर गिरा दिया, वो भी दिल्ली वालों के हित के नाम पर। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से शुक्रवार शाम तक राय मांगी है कि सीमा खोलनी चाहिए कि नहीं। अपनी तरफ से तर्क जोड़ दिया कि बाहर से लोग आएंगे तो यहाँ के अस्पतालों और बेड पर बोझ बढ़ेगा। दिल्ली के अस्पतालों को केवल दिल्ली के
लोगों के लिए, दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए, दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए, उनके इलाज के लिए दिल्ली के अस्पतालों को इस्तेमाल किया जाए, उनके लिए रिजर्व किया जाए। सवाल उठा कि दिल्ली एक राज्य ही नहीं, देश की राजधानी भी है, तो इसके अस्पताल दिल्ली वालों तक सीमित कैसे किए जा सकते हैं? दिल्ली में केंद्र सरकार से चलने वाले एम्स सहित तमाम अस्पताल हैं, तो उन अस्पतालों में कोई इलाज कराने कैसे नहीं आ सकता है? जब ट्रेन और प्लेन चलने लगे तब बाहर से मरीज तो उससे भी आ जाएंगे, फिर सिर्फ सड़क मार्ग पर ही रोक क्यों? सीमा का सवाल दिल्ली में सियासी बवाल में बदलने लगा। आप दिल्ली के लोगों का ही इलाज कहां कर रहे हो ये बताओ, और अपनी असफलता छुपाने के लिए एक नया शिगुफा मत लाओ। तो मैं अंत में ये भी बोलूंगा कि इस समय दिल्ली एनसीआर की जो व्यवस्था है उसमें किसी को रोक करके अरविंद केजरीवाल एक अलग राज ठाकरे बनने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ जहां पूरे देश को एक नाम देने की बात सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हो, वहीं देश की राजधानी दिल्ली में ही यह बात चल रही है कि क्या दिल्ली दिल्ली वालों के लिए रहेगी या पूरे देश के लोगों के लिए, खास करके कोरोना काल में इलाज को लेकर। केजरीवाल ने इलाज को लेकर दिल्ली की जनता से सुझाव मांगे हैं कि क्या उन्हें बाहर के लोगों के लिए अपनी सीमाएं खोल देनी चाहिए या नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने फैसले को जनमत के सामने रखा। अब शुक्रवार शाम तक दिल्ली के लोग बताएंगे कि केजरीवाल को क्या कदम उठाना चाहिए। दिल्ली में पूरे देश के लोग आते हैं और सबसे बड़ा हॉस्पिटल एम्स भी दिल्ली के अंदर है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई दिल्ली वाला है तो दिल्ली में ही उसका इलाज हो सकता है। दिल्ली के अंदर कोई भी आए वो इलाज उसका होना चाहिए। दिल्ली के बेड हैं, दिल्ली के हॉस्पिटल्स दिल्ली वालों के लिए ही पहले होने चाहिए, बाकी करना सबका चाहिए, लेकिन प्रायोरिटी इनको दिल्ली वालों को देनी चाहिए। एक तरफ कोरोना है, दूसरी तरफ उससे लड़ाई है, लेकिन इन दोनों के बीच सियासत भारी है। तभी तो केजरीवाल के फैसले का विरोध वो भी कर रहे हैं जिन्होंने अपनी सीमाएं खुद ही बार बार बंद कर दी। हिमांशु मिश्रा और पंकज जैन के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।